गुड मॉर्निंग बेटा। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। हाइड्रोलिसिस पे आज हम बात कर रहे हैं और ये टॉपिक वैसे तो मेनली कई कोवलेंट कंपाउंड से रिलेटेड है, पर हम लोग बॉन्डिंग चैप्टर के साथ में ही इसको कवर अप कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया ही था कि कॉमनली हम पी ब्लॉक के साथ में कई हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को एस और पी ब्लॉक के साथ में कवर अप करते हैं, बट कई बार बॉन्डिंग के साथ में भी ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग हाइड्रोलिसिस वाला टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग के ही साथ कवर अप कर रहे हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। मैंने वैसे कुछ बातें आपको लास्ट लेक्चर में हाइड्रोलिसिस के बारे में बताई थी। इन शॉर्ट मैं वे बातें रिपीट करूंगा। स्टार्ट करता हूं फिर से एक बार। सो लेट अस चेक द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। एक एग्जाम्पल के साथ मैंने स्टार्ट किया था, अभी भी मैं वही कर रहा हूं कि वर्ड हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के साथ जब किसी केमिकल सब्सटेंस का केमिकल नेचर चेंज हो जाए तो उसे हम हाइड्रोलिसिस का केस बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। आप किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन में जाकर उसकी प्रॉपर्टी रिटेन्ड रहती है, जैसे कि आपने NaCl ले लिया, Ki ले लिया या मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया। ये सारे कंपाउंड्स हैं जो वाटर में जाने के बाद भी अपना केमिकल नेचर लूज नहीं करते, ये वैसे ही बने रहते हैं। तो ये चेंज कहलाता है हाइड्रेशन। सो हाइड्रेशन इज अ फिजिकल चेंज, लेकिन हाइड्रोलिसिस जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं ये रिलेटेड टू केमिकल चेंज होता है। हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है वाटर और लाइसिस मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। तो एक बार फिर समझें हाइड्रोलिसिस के केसेस में होता क्या है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया NaCl, Ki या MgSO4 जैसे सॉल्ट्स को पानी में डालेंगे तो इनका केमिकल नेचर चेंज नहीं होगा, पर वहीं आप कुछ केसेस ऐसे देखेंगे जहां पर केमिकल नेचर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मेटल कार्बाइड को वाटर में डालिए तो वो एक सर्टन टाइप का हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट दे देगा। मेनी अ टाइम्स ये लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो अ गैस स्टार्ट्स लिबरेटिंग आउट। इसी तरह से कई मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं, इन्हें वाटर में डालते ही ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने लगते हैं और केमिकल नेचर सॉल्यूशन में जाकर चेंज हो जाता है और केमिकल सब्सटेंस इन्हीं मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बन जाता है। सर वो तो सिद्धांत को एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ हो गया है बेटा। हाँ जी, तो बात हो रही थी कि हाइड्रोलिसिस में होता क्या क्या है। जैसे कोई कार्बाइड्स होते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट लिबरेट आउट हो जाता है। जनरली लोअर हाइड्रोकार्बन्स इसमें बनते हैं और वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सो द गैसेस आर लिबरेटेड आउट। फिर यदि आप कोई मेटल का हाइड्राइड ले रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट कर देगा। मेटल का नाइट्राइड लेते हैं तो वो अमोनिया लिबरेट कर देता है। फॉस्फाइड लेते हैं वो फॉस्फीन दे देता है। कोई हैलाइड लेते हैं तो उसके प्रोडक्ट में हेलोजन एसिड एक प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे कोई क्लोराइड लिया है और उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब वाटर के साथ केमिकल चेंज, तो वो HCl लिबरेट आउट कर देगा। सो दीज आर द थिंग्स जो कैटेगराइज होती है इनटू हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस के मैं आपको पहले बताऊंगा कुछ कॉन्सेप्ट्स, और मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स ट्राई करने के लिए भी दिए हैं और उनका भी हम फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी आप पहले जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखते जाइए, समझते जाइए। छोटे छोटे ही पॉइंट्स हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज जो कॉमन लगभग 90% केसेस में आपको हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट पहचानना होते हैं, वो बड़े ही आसान होते हैं। आपका मान लीजिए कोई कंपाउंड है जो AB टाइप का है, जिसमें A पॉजिटिव B नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, या कोवलेंट है तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट A की +1 है और B की -1 है। तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रोवाइड करेगा हमें AOH
और HB। मतलब एग्जैक्टली यहां ये हुआ कि जो कैटायनिक यूनिट थी उसके साथ वाटर का OH नेगेटिव और एनायनिक यूनिट के साथ वाटर का H पॉजिटिव, ये चले गए। सो दिस हैज हैपेंड। ये इन जनरल है हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में पहचानने का ये एक तरीका होता है। नाउ यदि आप हाइड्रोलिसिस को आप एक और तरीके से देखें तो कई कोवलेंट हैलाइड्स में हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, आइए इस बात को भी समझें। तो मान लीजिए कि मैं एक कंपाउंड बेरिलियम क्लोराइड लेता हूं यहां पर। बेटा बेरिलियम क्लोराइड इज सच अ सेंसिटिव कंपाउंड कि ये मॉइस्ट एयर के भी कांटेक्ट में आ जाए तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, इसका यानी केमिकल नेचर बदल जाता है। अब मान लीजिए बेरिलियम क्लोराइड की बात करें तो यहाँ एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है कि ये हाइड्रोलाइज होने लगता है और इतना सेंसिटिव टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस ये क्यों है। तो जैसे ही बेरिलियम क्लोराइड का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसके अंदर कोवलेंट बॉन्डेड क्लोरीन है जिनकी तरफ मैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्टेड दिखाऊंगा कि बेरिलियम जब क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो शेयर्ड पेयर क्लोरीन अपनी ओर विड्रॉ करते हैं। अब इन शेयर्ड पेयर के विड्रॉ होने के कारण क्या होता है, बेरिलियम को फील होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बेरिलियम अपने जो बचे हुए खाली ऑर्बिटल है, बेरिलियम सेकंड पीरियड का मेंबर है तो अभी इसके पास 2 वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये कंपाउंड कोवलेंट है और अपने खाली ऑर्बिटल में इसकी लोन पेयर लेने की प्रॉपर्टी है, तो इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड और इसमें होता है ल्यूइस एसिडिक नेचर। लोन पेयर एक्सेप्टर मतलब क्या हुआ, ल्यूइस एसिडिक। तो इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड विथ ल्यूइस एसिडिक नेचर। अब इसके इस कैरेक्टर के कारण क्या होता है, तो जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आता है, वाटर का नेचर ल्यूइस थ्योरी के हिसाब से बेसिक है। क्या ये बात आप जानते हैं? ल्यूइस थ्योरी के हिसाब से वाटर बेसिक होता है बेटा, क्योंकि वाटर के ऑक्सीजन पे होती है लोन पेयर और वह लोन पेयर ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, इलेक्ट्रॉन डिमांड करने वाले को एज अ पेयर पूरी प्रोवाइड कर सकता है। तो आप सोचिए बेरिलियम, इस वजह से बेरिलियम क्लोराइड वाला बेरिलियम वाटर के ऑक्सीजन की लोन पेयर को लेकर इस तरह से उसको एसोसिएट करवाने में हेल्प करता है। अब आफ्टर दिस, इतना होने के बाद ये मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और केमिकल रिएक्शन का मतलब ही होता है कि कुछ पुराने बॉन्ड्स का टूटकर कुछ नए बॉन्ड्स का बनना, इसे हम एक रिएक्शन बोल देते हैं। तो अब जरा ओवरऑल पिक्चर देखिए सामने क्या आ रहा है। यहां पर आपने लिया था बेरिलियम क्लोराइड और यह बेरिलियम क्लोराइड मॉइस्ट एयर के भी कांटेक्ट में आ जाए, पानी डालोगे तब तो होगी रिएक्शन, एयर में भी यदि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनसे ये रिएक्ट करके फाइनली बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाकर HCl लिबरेट आउट कर देता है और HCl की फ्यूम्स ऑब्जर्व होती है। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली कई बार ये भी बनता है कि बेरिलियम क्लोराइड मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आते ही फ्यूम्स क्यों देने लगता है, फ्यूम्स और पंजेंट स्मेल, क्योंकि HCl की स्मेल पंजेंट होती है, तो पंजेंट स्मेल के साथ में फ्यूम्स देने लगता है मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आकर। तो ऐसा होने की वजह है कि ये कंपाउंड हाइड्रोलाइज हो रहा है, कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें ल्यूइस एसिडिक नेचर है और इसका जो हम प्रोसेस देख रहे हैं इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। पानी के साथ केमिकल नेचर बदल जाता है, केमिकल ब्रेकडाउन होता है। तो बेटा ये जो मैंने लिख दिया ना, ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरी बात जो यहां लिखी हुई है, कोवलेंट कंपाउंड्स विथ ल्यूइस एसिडिक नेचर undergoes hydrolysis. Covalent compounds with Lewis acidic nature undergo hydrolysis. ऐसा हम मेंशन कर लें, कोवलेंट कंपाउंड्स विथ लुइस एसिडिक नेचर अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है।
जिन कोवलेंट कंपाउंड्स में लुईस एसिडिक नेचर होता है वे पानी के कांटेक्ट में आकर अपना केमिकल नेचर बदल देते हैं और इसी को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आई बेटा अभी तक की? तो मैं आपको कुछ और चीजें ऐड करके इसमें बताते जाऊंगा। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है क्या? सर हाँ जी बोलिए। सर BeCl2 की जो मतलब फॉर्मेशन रिएक्शंस होती हैं वो वाटर में होती है कि किसी ना ना ना, एनहाइड्रस स्टेट में ही बनाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है निकुंज। क्वेश्चन कॉमनली पूछते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में, जैसा बेरिलियम क्लोराइड है ना, वैसा स्टेनस क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ये सारे कंपाउंड्स हाइड्रोलाइज होने की प्रॉपर्टी वाले होते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि बेरिलियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड को एनहाइड्रस स्टेट में ही क्यों बनाया जाता है? तो जब क्योंकि बेरिलियम, हाँ, एक्वस मीडियम में बनाते ही नहीं है ये, क्योंकि टिकेगा ही नहीं ना बेटा एक तरह से। यस सर। हाँ, तो ये स्टेबल ही होते हैं एनहाइड्रस स्टेट में। हालांकि एल्यूमिनियम क्लोराइड का हाइड्रेटेड फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर एक अलग कॉन्सेप्ट बनता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड भी, इनमें ऐसा बोला जाता है कि इनके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को यदि आप गर्म करोगे तो ये डिहाइड्रेट ना होकर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। बात समझिए मैंने क्या कहा। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ये जो कंपाउंड्स मैंने कहे, यदि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो और आप इन्हें गर्म करें तो ऑन हीटिंग होना क्या चाहिए? इन जनरल वाटर का लॉस होता है, तो एनहाइड्रस स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। पर इनके साथ ऐसा नहीं है, ये वास्तव में अपने क्रिस्टल के ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से ये रिएक्ट कर जाते हैं। मैं आपको एक रिएक्शन लिख के बताता हूं, इससे आपको ये पिक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। तो जस्ट लुक एट दिस, ये केस ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आपका कंपाउंड है एल्यूमिनियम क्लोराइड हाइड्रेटेड। नॉर्मली किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म करने पर उसका H2O निकल जाता है, लेकिन यहां कुछ स्थिति अलग है। ये जब गर्म किया जाता है ना तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, HCl लिबरेट करने लगेगा और कुछ मात्रा में वाटर कम भी होगा, क्योंकि .6H2O था ना, मैंने पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है। और इसको आप फर्दर हीट करेंगे तो फाइनली ये Al2O3 में कन्वर्ट होगा। तो अब आप सोचिए कि क्या हुआ। एल्यूमिनियम क्लोराइड का हाइड्रेटेड फॉर्म गर्म करने पर डिहाइड्रेट नहीं होता, बल्कि अपने ही इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो इस बेसिस पर ये कॉन्सेप्ट बना कि जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर मैं लिखता हूं, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, यहां तक कि जिंक क्लोराइड भी इसी कैटेगरी में आएगा। दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस ऑन हीटिंग, या ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं हम, कैन नॉट बी dehydrated on heating, और ऐसा होने की वजह होती है हाइड्रोलिसिस हो जाना। हालांकि सबकी थोड़ी थोड़ी अंदर कहानी बदलेगी, क्योंकि सबके हाइड्रोलिसिस इक्वल ईज के साथ नहीं होते।
समझिए मैंने क्या कहा, हाइड्रोलिसिस सभी के इक्वल ईज के साथ नहीं होते। तो जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड होता है ना हाइड्रेटेड, इसे गर्म करने पर पहले ये पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है, मतलब एक Cl हटकर एक OH आ गया, इसको मैंने कहा ये पार्शियली हाइड्रोलाइज होगा। ज्यादा गर्म करोगे इसके बाद तो फिर ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होता है, लाइक दिस। तो ये जितने भी सॉल्ट्स यहां लिस्टेड हैं, इन सब को प्रिपेयर करने के लिए कंडीशन आपको एनहाइड्रस रखना होती है। तो जैसे कि मान लीजिए आप एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इसको मैं यहां साइड में लिखता हूं। इसका तरीका होता है कि आप, ये मोस्ट कॉमन मेथड टू प्रिपेयर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड होती है। ये फॉर्म करता है Al2Cl6, क्योंकि ये एनहाइड्रस स्टेट में ऐसा डायमेरिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। दिस इज एनहाइड्रस। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर सेंसिटिव है ना, पानी से रिएक्ट कर जाएंगे, तो इनको प्रिपेयर करने के लिए हम एनहाइड्रस स्टेट में इनको प्रिपेयर करवाते हैं, और इनका हाइड्रेटेड सॉल्ट गर्म करने पर डिहाइड्रेट नहीं होता, बल्कि अपने ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो बेटा मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको ये जो बताया था ना इससे पहले, कोवलेंट कंपाउंड्स विथ लुइस एसिडिक नेचर कैन इजीली बी हाइड्रोलाइज्ड। तो अब इसके बारे में और थोड़ा सा एक स्टेटमेंट और सुन लो। जो जितना ज्यादा लुइस एसिडिक होगा ना बेटा, उसका हाइड्रोलिसिस उतना ज्यादा इजी होता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में वो आपसे ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस भी पूछते हैं। दे आस्क यू अबाउट द ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, कौन आसानी से हाइड्रोलाइज होगा। तो याद रखिए कि जो कंपाउंड कोवलेंट और लुइस एसिडिक है उसका हाइड्रोलिसिस होता है, और जो जितना ज्यादा लुइस एसिडिक होगा उसकी हाइड्रोलाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा है। तो अब आप सोच समझ के बताओ मुझे कि बेरिलियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस बहुत आसानी से हो रहा है, कंपेयर्ड टू दैट एल्यूमिनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस थोड़ा सा सॉल्यूशन को गर्म करने के बाद पॉसिबल होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग, ज्यादा लुइस एसिडिक कौन हुआ? BeCl2। BeCl2 हुआ, BeCl2। है ना। अब इसके बाद में मान लीजिए कि हम बोरॉन के हैलाइड्स की बात करेंगे। तो बोरॉन के हैलाइड्स में मोस्ट रेडिली हाइड्रोलाइज कौन होगा? अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, बोरॉन के हैलाइड्स में मोस्ट रेडिली हाइड्रोलाइज कौन होगा? BF3। BF3 क्यों होगा बेटा बताओ? नहीं सर, सॉरी, BF3 नहीं, Bi3। BCl। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। BCl3 कैसे बेटा, बीच में कैसे क्लोराइड वाला कैसे आएगा? या तो फ्लोराइड आए या आयोडाइड आए। सर आयोडाइड आएगा। लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वो तो बोरॉन में है ही ना बेटा, बैक बॉन्डिंग पढ़ी थी ना बोरॉन हैलाइड्स में हम लोगों ने, हाँ। है ना। तो बैक बॉन्डिंग के कारण लुइस एसिडिक नेचर एक्सपेक्टेड से ठीक रिवर्स ऑर्डर फॉलो करता है बोरॉन हैलाइड्स में, याद आ रहा है आपको? और मैंने कहा था कि यदि ये लुइस एसिडिक नेचर अब शो करेंगे तो पहले इनको अपना बैक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा जो पाई बॉन्ड है, और तब जाकर ये वाटर या किसी भी लुइस एसिड से लोन पेयर, लुइस बेस से लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाएंगे। याद आ रहा है? रिपीट करूं क्या? क्या याद आ रहा है? बोलिए। याद है याद है, सभी को याद है? सर, रिपीट कर दीजिए। सुनिए, मैं आपको एक बार फिर से सिस्टमैटिकली लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ और ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस का कनेक्शन बताऊंगा। अभी मैंने आपसे सिर्फ इतनी बात कही कि बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड में कंपेयर करें तो ज्यादा आसानी से बेरिलियम क्लोराइड हाइड्रोलाइज होता है। इवन मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आके ही ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं, हाँ, तो बेस्ड ऑन दिस बेरिलियम क्लोराइड इज मोर लुइस एसिडिक। अब मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि जब हमने पढ़े थे बोरॉन के हैलाइड्स,
तो कॉन्सेप्ट ये आया था कि बोरॉन के पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट पी, और हैलोजन के पास होता है फील्ड पी। ये फील्ड पी है और ये वेकेंट पी है। दे अंडरगो ओवरलैपिंग टू फॉर्म पी पाई बैक बॉन्ड, ये बात हुई थी। और फिर उसके आगे की बातें भी आप जानते हो कि रेजोनेंस होने के कारण ये बैक पाई बॉन्ड जो होगा वो 1/3 सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ईच BX बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 4/3 आएगी, जिसमें एक बॉन्ड सिग्मा है और 1/3 बॉन्ड पाई बना हुआ है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए BX3 किसी ल्यूइस बेस के साथ रिएक्ट करे। चलो एक और चीज मैं इसमें जोड़ देता हूं। सर हाँ बोलिए। सर वो प्लीज 2 मिनट आप लास्ट स्लाइड खोल दीजिए, मुझे 1 मिनट उसकी मतलब स्क्रीनशॉट लेना था, कुछ कुछ चीजें उसमें लिखनी रह गई थी। हाँ हाँ बेटा, मैं रिपीट कर दूंगा, मैं सामने रखूंगा आपको। चलो ये रही, देख लो। ठीक है, थैंक यू सर। अब बेटा मैं ये बोल रहा हूं कि BX3 और NH3 है मान लो। सो हाउ डू दे रिएक्ट? इसमें नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर बोरॉन के साथ शेयर करवा देता है और ऐसा एडिशन प्रोडक्ट बनता है। तो एक ल्यूइस एसिड था, दूसरा ल्यूइस बेस था, दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली, है ना। ये पुरानी चीज मैं आपको बता रहा हूं। अभी हम उस कॉन्सेप्ट में आएंगे कि बोरॉन के हैलाइड्स में ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करेंगे। तो बैक बॉन्डिंग हुई है। अब आप सोचिए कि इस बैक बॉन्डिंग की प्रोसेस के बाद मान लो कि ये रिएक्शन होती है, तो बोरॉन तो तीनों हैलोजन से पार्शियल पाई बॉन्ड से भी बॉन्डेड था। तो मैंने इसको डॉटेड लाइन से बताया कि जो बैक बॉन्ड है पाई बॉन्ड के फॉर्म में वो ऐसा है। अब अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो अमोनिया पिरामिडल शेप का होता है। ये रही नाइट्रोजन की लोन पेयर, जिसके कारण ये लुईस बेसिक है। और जो एडक्ट बनता है इसमें, यही नाइट्रोजन अपनी जो लोन पेयर है उसको बना देता है बॉन्ड पेयर, क्योंकि वो बोरॉन को शेयर करवा देता है। और बोरॉन अपना जो पाई बॉन्ड बना हुआ था तीनों हैलोजन के साथ, उसे खत्म कर लेता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बोरॉन के हैलाइड्स में एक्सपेक्टेड लुईस एसिडिक नेचर, मैं बोल रहा हूं एक्सपेक्टेड लुईस एसिडिक नेचर, BF3 से लगाकर BI3 तक घटना था, है ना। बात हो रही है लुईस एसिडिक नेचर की। तो ये डिक्रीज क्यों होना था? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट करता, लेकिन एक्चुअली ये इंक्रीज होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इस डायरेक्शन में बढ़ता है, क्योंकि अब बोरॉन को सीधे लोन पेयर लेना नहीं है, उसे अपना ये ऑर्बिटल खाली करवाना पड़ेगा। जब वो अपना ये ऑर्बिटल वेकेट करवाएगा, तब जाकर वो किसी लुईस बेस से लोन पेयर लेने के लिए एलिजिबल होगा। तो अब ये देखा जाता है कि बैक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी कहां है? बैक बॉन्ड ज्यादा अच्छा बनाएगा फ्लोरीन, करेक्ट है ना बेटा। बैक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होगी फ्लोरीन के साथ। तो बस यही केस है कि BF3 सबसे कम लुईस एसिडिक होता है। और अब मैं फाइनली कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिलेट कर दूं, तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया बेटा? मोर लुईस एसिडिक नेचर, मोर ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस। यदि लुईस एसिडिक नेचर ज्यादा है तो हाइड्रोलिसिस ज्यादा इजी होगा। क्या कहते हैं, बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। तो मोस्ट रेडिली हाइड्रोलाइज होने वाला बोरॉन हैलाइड होगा BI3।
बेटा जेई में एक क्वेश्चन आया था, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ना, इसको लेकर एक क्वेश्चन आ चुका है जेई में। इसमें उन्होंने पूछा था कि जब ये एडक्ट बनता है, बोरॉन हैलाइड और अमोनिया के रिएक्शन में जो बना है, इसको एडिशन प्रोडक्ट और इन शॉर्ट एडक्ट बोलते हैं। एडिशन प्रोडक्ट है, ये दोनों के ऐड होने से बना हुआ प्रोडक्ट है। तो एडिशन का ऐड और प्रोडक्ट का अक्ट मिला के बोलते हैं एडक्ट बना। तो बेटा इसको लेकर क्वेश्चन ये आया था जेई में कि इस रिएक्शन में कौन से एटम में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का चेंज हुआ है, मतलब बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। सर बोरॉन। बोरॉन का हाइब्रिड स्टेट चेंज हुआ क्योंकि वो पहले BX3 जो था वो sp2 हाइब्रिड बोरॉन के साथ था, और प्रोडक्ट साइड में ये sp3 हाइब्रिड होता है। सही है ना? यस सर। हाँ, जबकि अमोनिया का नाइट्रोजन पहले भी sp3 हाइब्रिड था और प्रोडक्ट बनने के बाद भी वो sp3 हाइब्रिड ही है। अच्छा, इसमें स्कोप बहुत है बेटा, अभी भी क्वेश्चंस बहुत सारे और बन सकते हैं। जैसे जो आपके सामने रिएक्शन है ना, मैं अब इस पर और अदर प्रोबेबल क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्योंकि आप जानते हो कि जेई में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, और कॉन्सेप्ट्स का रिपीटेशन होता है, एग्जांपल्स का रिपीटेशन होता है। तो सोच समझ के बताते जाओ। रिएक्शन आपके सामने, बस इसी पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कौन सा एंगल चेंज हुआ? XBX एंगल चेंज हुआ, या HNH एंगल चेंज हुआ, या दोनों हुए, या कोई एंगल चेंज नहीं हुआ? बोरॉन हैलाइड। बोरॉन हैलाइड एंगल। सर दोनों। हाँ दोनों ही होंगे वैसे तो सर, थोड़े थोड़े। तो दोनों ही चेंज होंगे बेटा। मैंने हाँ पूछा सर। था XBX एंगल और HNH एंगल, तो ये दोनों बदल जाएंगे, क्योंकि XBX जो होगा वो 120 से 109 की तरफ जाएगा, और HNH एंगल होता है 107 डिग्री, क्योंकि अमोनिया के नाइट्रोजन की अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदल जाएगी, तो ये एंगल 107 डिग्री से कुछ वैल्यू में बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात है, इसमें यदि पूछा जाए कि क्या चेंज आएगा, तो XBX एंगल घटेगा, यस सर। है ना, और HNH एंगल बढ़ेगा। बढ़ेगा। अभी क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ को लेकर भी हो सकते हैं। BX बॉन्ड ऑर्डर पे कोई असर आएगा क्या? बॉन्ड ऑर्डर उसका कम हो जाएगा। कम हो रहा है, तो बॉन्ड बैक लेंथ पे कोई असर आएगा क्या? बॉन्ड लेंथ बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। बढ़ जाएगी, बिल्कुल। तो रिएक्टेंट में जो BX बॉन्ड लेंथ है, कंपेयर टू दैट प्रोडक्ट में जाके BX बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। अभी 1.33 है, प्रोडक्ट में जाके ये 1 हो जाएगा। सब कुछ समझ आया बेटा? यस क्या मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊं? यस। तो अब आप एक चीज और समझिए, यहां पर मैं बताऊंगा। हाँ जी, सर जब हम BX3 के केस में बैक बॉन्डिंग ले रहे हैं, तो सर BBr3 के केस में तो वो बहुत ही कम होगी ना, मतलब। तभी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा बेटा, तभी सर तो पर acidic अगर nature BBr3 में बहुत, मतलब सर उसमें होती है कि नहीं कंसिडर होती नहीं, है? कंसीडर तो करेंगे, क्योंकि सेकंड पीरियड के मेंबर के साथ कोई हायर पीरियड का मेंबर होना चाहिए। मैंने कहा था ना, पाई बॉन्डिंग के लिए कंडीशन हाँ होती है ना, लेकिन एक्सटेंट बहुत कम हो जाएगी। ये भी बात हमने जोड़ी थी जब पिछली बार भी ये बात हुई थी अपनी, हाँ कि क्या सिर्फ थर्ड पीरियड वाले बनाएंगे, तो नहीं, नीचे वाले भी बना लेंगे, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल एक्सटेंट तक होती है, ये कह सकते हैं। ओके। तो सबसे खास बात हो गई कि इस ऑर्बिटल को खाली करवाना पड़ता है हमें। ये ऑक्यूपाइड है अभी, तो भले ही टेम्पररीली ऑक्यूपाइड है, बैक बॉन्डिंग एक टेम्पररी अरेंजमेंट कह लो, बोरॉन ने बना ली है अपनी, लेकिन जब किसी लुईस बेस के साथ इसको रिएक्ट करना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये फाइनली अपना एक कंक्लूजन था। अब बेटा मैं आपको फिर से इस वाले चेंज को सामने रखते हुए बताता हूं, इसे देखना। ये जो बेरिलियम क्लोराइड का केस था ना, हाइड्रोलिसिस का, इसको एक बार और देख लो अच्छे से।
और अब एक नई बात मैं फिर जोड़ रहा हूं हाइड्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट्स को लेकर, वो ये है कि जनरली रूम टेम्परेचर पे या फिर सॉल्यूशन को स्लाइटली हीट करने पर जो हाइड्रोलिसिस होती है, आई एम रिपीटिंग, कंडीशन ये है कि जो हाइड्रोलिसिस या तो रूम टेम्परेचर पे हो रहा है या मॉडरेट हीटिंग पर होता है, हल्का सा गर्म करना पड़ा आपने और रिएक्शन हाइड्रोलिसिस की हो गई। तो दो चीजें कही मैंने कि जो रिएक्शन हाइड्रोलिसिस की या तो रूम टेम्परेचर पे हो जाए या मॉडरेट लेवल तक गर्म करने पर हो जाए, वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करती है। बात समझ में आई क्या कह दिया मैंने? ये यस सर। रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। देखो ये जो नीचे ओवरऑल रिएक्शन लिखी ना बेटा मैंने बेरिलियम क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस की, इसे ध्यान से देखो, और ऊपर ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि बेरिलियम क्लोराइड पे वाटर मॉलिक्यूल्स आए और एक तरह की ये जो स्टेट अपने सामने है ये ट्रांजिशन स्टेट है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट कि बीच में ऐसा हुआ और अल्टीमेटली क्या हुआ, ये रही नीचे रिएक्शन कि बेरिलियम क्लोराइड के पास वाटर मॉलिक्यूल्स के आने से ये चेंज पॉसिबल हुआ। तो ओवरऑल वे में क्या हुआ है, Cl नेगेटिव गया और OH नेगेटिव आया। तो इसे ऑर्गेनिक में आप टर्म जानते हैं कि एक नेगेटिव को हटा के दूसरा नेगेटिव आ जाए तो वी कॉल इट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा बात ये हो रही कि इट इज अ वन स्टेप प्रोसेस, है ना? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यदि वन स्टेप हो रहा है तो आरडीएस में इन्वॉल्व दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ल्यूइस एसिड का भी मॉलिक्यूल है और ल्यूइस बेस का भी मॉलिक्यूल है, मतलब बेरिलियम क्लोराइड भी इन्वॉल्व है और आरडीएस में वाटर भी इन्वॉल्व है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये बायमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म से होता है। सो आई एम राइटिंग एन इंपॉर्टेंट थिंग, इसे आप नोट करके रख सकते हैं। इट इज अगेन अ कॉन्सेप्ट, इसे भी हम एज अ कॉन्सेप्ट नोट करके रखें। Hydrolysis reactions that take place at room temperature or on moderate heating follow bimolecular substitution that is SN2। ये बायमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं इन जनरल। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए सपोज हमने लिया एक केस SiCl4 प्लस वाटर। बेटा मैंने आपको प्रोडक्ट देखना तो एक जो जनरल बताया ना कि 90% से ज्यादा केसेस होंगे तो उनमें तो प्रोडक्ट देखना बड़ा ही आसान है, तो बस यही फॉलो कर लो कि यहाँ प्रोडक्ट में क्या करना है, हमें SiOH4 बनाना है और HCl बन जाएगा। मैं इक्वेशन बैलेंस भी कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। SiOH4 को ही हम लिखते हैं H4SiO4, इसे सिलिसिक एसिड या ऑर्थोसिलिसिक एसिड बोलते हैं। तो बेटा इसमें एग्जैक्टली देखो क्या हुआ कि सिलिकॉन के साथ 4 क्लोरीन अटैच्ड थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे थे, फिर वही बात आ गई जिसके कारण ये वाटर के ऑक्सीजन से लोन पेयर लेकर और इस चेंज में इन्वॉल्व हो सकता है
एंड नाउ कम्स कि क्या ऐसी रिएक्शन CCl4 देगा? तो आंसर है नहीं, नो रिएक्शन। क्यों नहीं देता बेटा CCl4 ये रिएक्शन? आपको पता है कि CCl4 एक ल्यूइस एसिड नहीं है। क्यों नहीं है ल्यूइस एसिड? वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसके पास। वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण CCl4 ल्यूइस एसिडिक नहीं है, क्योंकि ये जो सिलिकॉन लोन पेयर लेगा ना वाटर के ऑक्सीजन की, ये अपने डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। ये अपने डी ऑर्बिटल में लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा लाइक दिस। और फिर जो हाइड्रोलिसिस होता है जिसमें HCl निकल जाता है लाइक दैट, ये इस तरह होती है। तो अब मैं आपको इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जोड़ के बताऊंगा। इतनी बातें समझ में आ गई जो अभी स्क्रीन पे है बेटा आप लोगों के सामने? प्लीज सर हाँ बोलिए। सर आपने बताया कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 है, बिल्कुल। तो सर इसमें ये जो H2O मॉलिक्यूल है ये सर SiCl बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अटैक करेगा ना? किसके? SiCl4 के? SiCl बॉन्ड के, यस सर। नहीं, ये एक्चुअली सिलिकॉन का वेकेंट डी ऑर्बिटल हम मेंशन कर रहे हैं बेटा, अच्छा सर। है ना। सिलिकॉन का जो, जैसे आप sp3 हाइब्रिड है ना अभी तो सिलिकॉन, यस सर। आप VBT के अकॉर्डिंग सोचिए जो अभी तक आपने सीखा है। डोंट यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। तो सिलिकॉन का जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है वहां पर ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। और सर ये वेकेंट डी ऑर्बिटल में इसीलिए एक्सेप्ट कर पाएगा क्योंकि और कोई खाली नहीं है ऑर्बिटल्स। हाँ, sp3 हाइब्रिड तो यूज हो गए ना, sp3 एक s 3p तक तो यूज्ड है ऑलरेडी, 4 बॉन्ड बनाने में ही यूज्ड है वो तो, ठीक है सर। है ना। ओके, और किसी को कुछ कंफर्म करना है बेटा यहां तक? मैं एक और चीज अभी जोड़ूंगा इसमें, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़ेगा इसी दोनों कंपाउंड के ही कंपैरिजन की बात में। एक एक बात समझ में आ गई इतनी? क्योंकि देखो, मैं आपको जब ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो इनको आप अच्छे से याद रखें, तब वो जाके वो कितने शायद 50 कंपाउंड्स मैंने आपको दिए हुए हैं, उन सब की हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। और अभी तो 50 जो मैंने दिए हैं उसमें कोई ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड इंक्लूड ही नहीं किया है, ये S और P ब्लॉक के ही केसेस मैंने आपको दिए। सो यू विल कम अक्रॉस सम अदर केसेस आल्सो। तो टू मेक दोस थिंग्स इजियर हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स जानना चाहिए। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे बढ़ूं? अच्छा बेटा आप सुनो, CCl4 हाइड्रोलाइज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं था, वो ल्यूइस एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा था। तो ये कोवलेंट कंपाउंड तो है, परंतु इसमें डेफिशिएंसी क्रिएट भी हो रही है एक तरह से कह लो कार्बन पे, क्लोरीन की वजह से। और कार्बन पॉजिटिव चार्ज भी कैरी कर रहा है पार्शियली, परंतु कार्बन के पास एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, तो वो ल्यूइस एसिडिक कैरेक्टर शो इसलिए नहीं कर पा रहा कि वो किसी की लोन पेयर को एकोमोडेट करवा सके, राइट। अब अल्टीमेटली ऐसा होता है बेटा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा। नॉर्मली तो आपको यही स्टेटमेंट देना है हर जगह, नॉर्मली हमेशा यही स्टेटमेंट देना है कि CCl4 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। पर अब मैं आपको बताता हूं एक कंडीशन, यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड को स्टीम से ट्रीट कर दिया जाए, इफ इट रिएक्ट्स विथ स्टीम, so now try to understand, if CCl4 reacts with steam, पता है इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट इन द रिएक्शन फॉस्जीन बनती है बेटा, COCl2 को फॉस्जीन बोलते हैं, सुना है पढ़ा है ना बेटा? यस। यस।
तो बेटा ये फॉस्जीन बन जाती है, फॉस्जीन, हाईली पॉइजनस, कार्बोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, फॉस्जीन भी बोलते हैं। अब सवाल ये आया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड तो हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा था, फिर ये क्या हुआ, पानी के साथ केमिकल चेंज को बोलेंगे तो हाइड्रोलिसिस ही। लेकिन बेटा ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है जब आपने नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करवाई। ये बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट वाली कंडीशन बन गई। स्टीम मतलब यू हैव एक्टिवेटेड द रिएक्टेंट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आपने रिएक्टेंट को काफी एक्टिवेट करके कोशिश की रिएक्शन करवाने की, तब जाकर ये रिएक्शन हुई है। तो बेटा ये जो रिएक्शन होती है ना, इट इज पॉसिबल बाय यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। और यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को आप SN1 बोलते हैं। जरा सा याद करो, आपने पढ़ा ही हुआ है अच्छे से, आप सारी चीजें जानते हो, बस याद करो कि SN1 में क्या हो जाता है, ये इस तरीके से कैसे पॉसिबल हो गई। क्या होता है SN1 में? कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। हाँ, 2 स्टेप इज मोर इंपॉर्टेंट, और कार्बोकेटायन ही बने जरूरी नहीं है, 2 स्टेप मैकेनिज्म हो जाता है। और 2 स्टेप मैकेनिज्म मतलब यदि मैं बॉन्ड्स की टर्म्स में बात करूं, एक रिएक्शन में बॉन्ड का बनना टूटना, तो यहां पर क्या होता है, पहले बॉन्ड टूटते हैं फिर बॉन्ड बनते हैं। आप इससे पहले जो देख रहे थे ना बेटा, ये जो अपना SN2 का मैकेनिज्म था, इसमें देयर इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग। Could you understand? There is a simultaneous process of bond formation and breaking. पानी के साथ बॉन्ड बन भी रहे हैं ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच का, और सिलिकॉन क्लोरीन बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, और उधर हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड्स का बनना और टूटना सब एक साथ होता है, तो वी कॉल इट वन स्टेप प्रोसेस। इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम इसको बायमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बताते थे। और यूनिमॉलिक्यूलर में क्या होता है, पहले बॉन्ड टूटता है फिर बनता है। तो अब जब हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई नॉर्मली पूछ ले कि CCl4 हाइड्रोलाइज होता है क्या, तो हमें आंसर देना है नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि या तो वो मॉडरेट हीटिंग पर या रूम टेम्परेचर या उससे भी कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कर जाए, उसको बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोलिसिस का केस। तो नॉर्मल हाइड्रोलिसिस मतलब SN2। कोई स्पेसिफाई करके पूछे कि CCl4 तो स्टीम से रिएक्ट कर लेता है, तब आपको बताना है कि यस, बिकॉज इट फॉलोज एन अनयूजुअल मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हम SN1 को यहां पर एक यूजुअल मैकेनिज्म के फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक अनयूजुअल केस के फॉर्म में इसको कहा जाता है। क्या ये बातें समझ में आ गई बेटा? Yes. चलिए, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। अब ये जो बात हो रही है अपनी, दिस इज अबाउट द केसेस ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। वैसे ये बात भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, पर कॉन्सेप्ट्स सारे डिटेल में नहीं आए थे, इसलिए एक बार और इस लेक्चर को मैंने रिकॉर्डेड भी रखा हुआ है, क्योंकि ये अदर बैचेस में जहां पर आपको जो मैंने बैचेस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की है, वहां पर ये P ब्लॉक के साथ हुआ टॉपिक है, अलग अलग जगह पर हुआ टॉपिक है। तो विल कीप इट इन रिकॉर्ड ऑल्सो, जिससे आप कभी भी रिवाइज करना चाहें तो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बेटा मैं आपको बता रहा था सम ऑफ द केसेस ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कुछ केसेस मैंने आपको बताए थे, मैं रिपीट करता हूं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस के केसेस, PCl5 जब हाइड्रोलाइज होता है
PCl5 की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में POCl3 यदि बनता है, मतलब आप सोचिए यहां क्या हुआ बेटा, यहां पर 5 में से 3 क्लोरीन रह गए, 2 को हटाकर एक ऑक्सीजन आया, 2 क्लोरीन को हटाकर एक ऑक्सीजन ने उसकी जगह ली है, तो सारे क्लोरीन नहीं हटे ना, इसलिए ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस का केस है बेटा। केस नंबर 2 देखिए, यदि हम किसी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में देखते हैं कि वो रिएक्शन रिवर्सिबली पॉसिबल हो रही है, जैसे कि मैंने लिखा एल्यूमिनियम का क्लोराइड, if I am writing the reaction as a reversible reaction, तो भी बेटा मैं इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस का केस बोलता हूं। तो ये केस अलग तरीके से पार्शियल हाइड्रोलिसिस था, ये केस अलग तरीके से पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, और अब जो मैं बता रहा हूं वो एक और अलग तरीके से पार्शियल हाइड्रोलिसिस का केस है। SiF4 जब हाइड्रोलाइज होता है, चेक करना, SiF4 का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो H4SiO4 प्लस HF बनेगा, और ये जो SiF4 है ये HF के साथ फर्दर रिएक्शन करके H2SiF6 फॉर्म कर लेता है। तो यदि मैं इस पूरी रिएक्शन को ओवरऑल वे में देखूं, मतलब दोनों इक्वेशंस को जोड़कर, और जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं, क्योंकि ऊपर 4HF बने थे ना बेटा। तो फाइनली हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, 2 और 1 3, SiF4 के मोल्स ले लिए मैंने, और 4 H2O, HF कैंसिल हुआ, H4SiO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2SiF6। केस ध्यान से देख लो, यहां पर मैं इसको भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस का केस बोल रहा हूं बेटा। पता है क्यों? इस तीसरे वाले को ट्राई करो, आप जरा चेक करो कि व्हाई डू वी कॉल इट पार्शियल हाइड्रोलिसिस। हम इसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों बोलते हैं? ऊपर वाले 2 तो समझ में आ रहे हैं, PCl5 के 5 क्लोरीन नहीं हटे तो पार्शियल हो गया, AlCl3 की कुछ मात्रा अनहाइड्रोलाइज्ड बच गई, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि कुछ AlCl3 भी है वहां पर और कुछ AlOH3 भी बन गया, तो भी इसको हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कह दिया। So why do we call this hydrolysis to be partial? सर कुछ SiF4 HF से रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, है ना, सारा ऐसा बोलो कि सारा SiF4 जो था उसने वाटर से रिएक्ट नहीं किया, मतलब all SiF4 molecules did not get the chance to react with water, इसलिए भी हम इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं। तो हमारे पास पार्शियल हाइड्रोलिसिस के भी केसेस इस टाइप के होते हैं बेटा। ये मैं इतने माइन्यूट लेवल पर इतना क्लियरली समझा रहा हूं क्योंकि जेई ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। उन्होंने इंटीजर में दे दिए, कंपाउंड्स की लिस्ट बना दी और पूछ लिया कि इनमें से कितने हाइड्रोलाइज होते हैं, क्लियरली मेंशन करके कि रूम टेम्परेचर या मॉडरेट हीटिंग पर कितने हाइड्रोलाइज होते हैं। वो क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकते हैं, जैसे कि बताइए इस लिस्ट में कितने कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस पार्शियल होगा, रूम टेम्परेचर पे पार्शियली हाइड्रोलाइज होने वाले कौन कौन हैं। क्वेश्चन और भी बनेंगे, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि कुछ हाइड्रोलिसिस में रेडॉक्स चेंजेस होते हैं। अभी तक मैंने जितने भी केस बताए, नन ऑफ दीज केसेस हैज अ रेडॉक्स चेंज, अभी तक कोई भी रेडॉक्स नहीं आई, पर
जैसे जेनॉन के हैलाइड्स जब हाइड्रोलाइज होते हैं ना बेटा, XeF2, XeF4, XeF6, तो इनमें से कुछ पर्टिकुलर केसेस में रेडॉक्स होती है। XeF2 और XeF4 के केसेस में रेडॉक्स भी साथ में हो जाएगी। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो क्वेश्चन में बन सकती है। हाइड्रोलाइज कौन होगा, कौन नहीं होगा, एक ये क्वेश्चन हो गया। हाइड्रोलाइसिस किसका पार्शियल होगा, कौन मॉडरेट हीटिंग पर या कोल्ड कंडीशन तक हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। फिर इसके बाद में द पॉइंट्स लाइक कि किस हाइड्रोलाइसिस में रेडॉक्स चेंज इन्वॉल्व नहीं होगा, कौन से हाइड्रोलाइसिस में रेडॉक्स रिएक्शन होगी, लाइक दैट। तो नंबर ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल। टेक्निकली लैंग्वेज को बदलना हो तो कह दिया कि किसके बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है ना। सो दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स कैन बी देयर इन द क्वेश्चंस। अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो एग्जांपल दिए थे वो डिस्कस करूंगा। बेटा यहां तक किसी को कुछ पूछना है? एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क। यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या, कुछ पूछना है? सर हाँ, ये SN1 जब भी लुईस एसिड नहीं होगा तब होगी। SN1, हाँ, लुईस एसिडिक कैरेक्टर जब नहीं है तो यानी ये हाइड्रोलिसिस के केस की ही मैं बात कर रहा हूं, है ना, इसको ऑर्गेनिक से कहीं रिलेट नहीं करना है। हाँ हाँ बिल्कुल। और उसका मतलब कि वो वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होना, मतलब वैलेंसी एक्सपांशन का स्कोप होना। आप ठीक ऐसा है। सोचिए, है ना, उसको और थोड़ा प्रिसाइजली बोलें तो वैलेंसी एक्सपांशन का स्कोप होना चाहिए, ठीक है सर। ज्यादा बॉन्ड बनाने की क्षमता होनी चाहिए। ओके ठीक। सर हाँ जी, सर जो हमने SiF4 प्लस 4H2 वाली पहली जो रिएक्शन लिखी है उस केस में वो पहली रिएक्शन कंप्लीशन पे जा रही है कि नहीं जा रही? पहली रिएक्शन नहीं कंप्लीट। सर, SiF4 वाली अच्छा सर जो अभी लिखी थी अभी। हाँ, पहली कंप्लीट हो गई, लेकिन जो HI मतलब बेटा मॉलिक्यूल्स पकड़ के तो रिएक्शन करवाएंगे नहीं हम। कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, एक मिनट में सामने रिएक्शन रखूं फिर बात करते हैं। हाँ, ये जो अपनी थर्ड रिएक्शन है पार्शियल हाइड्रोलिसिस का केस हम बता रहे हैं। तो इसके अंदर ऐसा होता है बेटा कि जो जैसे ही HF बनना स्टार्ट किया तो SiF4 के साथ रिएक्ट करने लगा, मतलब कुछ मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया पानी से, फिर जो HF बना तो SiF4 के जो बचे हुए मॉलिक्यूल थे उनके पास दो ऑप्शंस आ गए कि वाटर भी है और HF भी है। तो HF पहले कंज्यूम होने लगता है, तो जितना HF बना वो फाइनल प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, वो H2SiF6 में ही पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर। है ना। तो एक तरह से जितने SiF4 अनहाइड्रोलाइज्ड थे उनके सामने जैसे ही दो टाइप के मॉलिक्यूल का चॉइस आया, वाटर और HF, तो दे स्टार्ट रिएक्टिंग विद HF और HF पूरा कंज्यूम हो गया, तो फाइनली प्रोडक्ट में हमारे पास HF नहीं बचा। और इसीलिए हमने एक रिवर्स लैंग्वेज क्या कही कि SiF4 मॉलिक्यूल्स को सभी को मौका नहीं मिला कि वो पानी से रिएक्ट कर पाए। यस सर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन से मुझे एक और चीज कनेक्शन में याद आ रही है जो मैं आपसे शेयर कर लूं। बेटा यदि SiCl4 होता ना, ये देखो अभी हमने पढ़ा ही था उधर भी, तो वहां हमने HCl बनाया था, ये रही रिएक्शन। तो आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है SiCl4 वाला, क्योंकि यहां HCl कंज्यूम नहीं हुआ और सारे SiCl4 मॉलिक्यूल को चांस मिला कि वो वाटर से रिएक्ट करें। गॉट इट। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, जैसा यहां हो रहा है वैसा वहां क्यों नहीं, और जैसा वहां हुआ वैसा यहां क्यों नहीं? डू यू नो द रीजन? इसका कारण आप जानते हैं कि दोनों कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस में फर्क क्यों आता है? सर HF और H2O में जब हम कंपेयर करेंगे लुईस बेसिक नेचर, तो मतलब HF से रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा
सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तो बेटा ये जो आंसर है ना आपका, अच्छा लगा आपने आंसर दिया, पर ये अपना फ्रेम्ड आंसर है ना। चलो सही बात मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ SiF6 डाइनेगेटिव बट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ SiCl6 डाइनेगेटिव। ये नोन है जबकि ये नोन नहीं है, और ऐसा साइज की वजह से होता है। सिलिकॉन का साइज 6 फ्लोराइड को अपने आसपास एकोमोडेट तो करवा लेता है, अदर हैलाइड्स को एकोमोडेट नहीं करवाता। अभी आप जब अपना मॉड्यूल सॉल्व करेंगे ना बेटा केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसमें एक छोटा सा सेक्शन दिखेगा आपको कि कौन एग्जिस्ट करता है और कौन एग्जिस्ट नहीं करता। इसको लेकर क्वेश्चन है। हालांकि ये फैक्चुअल ही होते हैं कि कौन एग्जिस्ट करता है और कौन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तो आपको एज अ फैक्ट जानना होंगे कि जैसे आप सिलिकॉन के आसपास 6 फ्लोराइड, सिलिकॉन +4 स्टेट में है तो 6 फ्लोराइड एकोमोडेट उसको कर सकते हैं, एकोमोडेट हो सकते हैं उसके आसपास, क्लोराइड नहीं हो पाएंगे। तो अब कौन होगा कौन नहीं होगा ये तो एज अ फैक्ट ही आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। पर याद रखने का मतलब रटना नहीं होता है। जैसे आपने ये कॉन्सेप्ट सीखे, अब इनसे आप जब रिलेट करोगे तो याद रहेगा कि सिलिकॉन का इस तरह का, वो लोग क्वेश्चन जब फ्रेम करते हैं ना तो दे गिव दीज थिंग्स इन दिस मैनर। वो आपसे कहेंगे कि बताइए SiX6 डाइनेगेटिव में X क्या नहीं हो सकता। उन्होंने दे दिया आपको SiX6 डाइनेगेटिव में X क्या नहीं हो सकता है या क्या हो सकता है। वो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करके देते हैं। तो आई होप आप समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है। सर बाकी हैलाइड भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे, नहीं बेटा, सिर्फ फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है ऐसा वाला, है ना। बोरॉन के साथ भी यही बात आती है। बोरॉन में भी BF4 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, और अभी हम हाइड्रोलिसिस के आंसर डिस्कस करेंगे, वहां ये बात आ जाएगी। तो जैसा सिलिकॉन का फ्लोराइड हाइड्रोलाइज होता है पार्शियली, वैसे बोरॉन का फ्लोराइड भी पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है। ओके, सो आर यू ऑल रेडी कि हम अब हाइड्रोलिसिस के केसेस को डिस्कस कर लें जो अपनी लिस्ट थी। चलिए बेटा अब इसको सामने रखते हैं और इनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे। सुनो बेटा, स्टार्टिंग में 3 मेटल हाइड्राइड है। आर यू ऑल रेडी ना? ये डिस्कशन स्टार्ट करें बेटा? यस सर। ये मैंने एग्जांपल्स आपको एक बार रिव्यू करने के लिए पहले ही दे दिए थे कि आप कोशिश करिए, जितना बने उतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर अब आपसे और अच्छे से ये चीजें बननी चाहिए। सर हाँ तो SiF6 हमारा फिर से रीजनराइज नेटवर्क चला गया था। बेटा, फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण ये जो SiX6 डाई नेगेटिव स्पीशीज मैंने लिखी थी, ये केवल फ्लोरीन के साथ नोन है और बाकी के साथ नोन नहीं है, ऐसा कहा हमने। यस सर। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये देखो, ये जो SiX6 डाई नेगेटिव होता है ना, यस सर। इसमें सिलिकॉन के आसपास 6 हैलोजन अरेंज्ड हैं। तो ऐसा फ्लोरीन के साथ तो पॉसिबल है अरेंजमेंट, क्योंकि वो छोटा है, अदर हैलोजन के साथ पॉसिबल नहीं है। ये अपना फाइनल कंक्लूजन था इस बात। यस सर, ठीक है सर। ओके, चलिए आ जाइए इन सारे केसेस पर। मुझे लगता है इनमें से कुछ केसेस तो बहुत डायरेक्ट हैं, जैसे कि 3 शुरुआत के हाइड्राइड्स। बेटा आप बताओ इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन और मेटल हाइड्रोक्साइड। वेरी नाइस। H2 गैस लिबरेट होगी और मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। H2 गैस कहां से आई ये समझ आया?
क्योंकि इन हाइड्राइड में H नेगेटिव है बेटा और वाटर का H प्लस होगा। यस, इट इज ऑल्सो अ रेडॉक्स चेंज, ध्यान रखना। मेटल हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस आपको देता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप इक्वेशंस लिखते जा रहे हो या लिखी है तो कंफर्म करते जाओ। LiH plus water gives LiOH plus H2. CH2 plus water gives CaOH twice plus hydrogen. AlH3 plus water will give you AlOH thrice plus hydrogen. अब जरा सोच कर समझ कर बताओ, जो मैंने बिल्कुल शुरुआती कॉन्सेप्ट बताया था कि सॉल्ट को देखो, उसके कैटायन एनायन को अलग करो, कैटायन को दे दो OH माइनस, एनायन को दे दो H प्लस और प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाएगा। सो इट इज सो सिंपल। बताओ Li3n का प्रोडक्ट क्या बनाओगे? मेटल हाइड्रोक्साइड और LiOH plus अमोनिया। ammonia. यस, वेरी नाइस। नाइट्राइड्स देते हैं अमोनिया, इजी गोइंग है ना, तो LiOH प्लस अमोनिया। नेक्स्ट वाले में मैग्नीशियम नाइट्राइड ही है बेटा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। तो सिक्स्थ वाला मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, फॉस्फीन प्लस फॉस्फेट बिल्कुल सही है बेटा। और हाँ, हाइड्रोक्साइड। Plus calcium कैल्शियम hydroxide. हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल। आप नोट करते जाना बेटा सारे आंसर, है ना। जहां कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मैं दूंगा भी, ये तो बिल्कुल सीधे सीधे हैं। कैटायन एनायन को अलग किया, H प्लस OH माइनस दे दिए, अपोजिट चार्ज वाले आयंस। बेटा एल्यूमिनियम का नाइट्राइड भी वैसे ही जैसे ऊपर नाइट्राइड के लिए थे प्रोडक्ट्स, ALN का क्या बनेगा? ALOH थ्राइस और Ammonia. अमोनिया। बड़ा ही कॉमन मिस्टेक कई स्टूडेंट्स करते हैं, आई एम श्योर आप लोग नहीं करेंगे, आपने हाइड्रोलिसिस अच्छे से समझ लिया। मेटल नाइट्राइड हाइड्रोलाइज करवा के NO2 निकलवा देते हैं स्टूडेंट्स, बड़ी कॉमन मिस्टेक है। और इसी के कारण ये कॉमन क्वेश्चन भी बनते हैं कि दे आस्क यू हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड्स। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा यहाँ पे। अच्छा, अब एक अलग कंपाउंड दिख रहा है यहाँ पे, CaNCN, इसे CaCN2 करके भी लिखते हैं और ये कैल्शियम साइनामाइड कहलाता है। द कंपाउंड इज नोन एज कैल्शियम साइनामाइड। अब मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स हटा रहा हूं बेटा, नोट कर लिया था ना सभी ने, किसी को कुछ नोट करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अब मुझे बोर्ड चाहिए फिर से, तो मैं सभी ड्राइंग्स हटा रहा हूं। ओके, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका केस अलग है, मैं आपको बोलता हूं ना कि 90% के केसेस तो उसी से सॉल्व हो जाते हैं कि कैटायन को OH माइनस दे दो, एनायन को H प्लस दे दो। तो ये 90% से बाहर वाला केस है। देखिए समझिए, मैं बता रहा हूं बेटा, ये जो कैल्शियम साइनामाइड है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसे लिखने का तरीका CaCN2 भी है या CaNCN भी लिख देते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा इसके स्ट्रक्चर से। इसमें होता है कैल्शियम आयन और एक होता है बेटा इसमें साइनामाइड आयन। कई सारे क्वेश्चन आ चुके इस साइनामाइड आयन के ऊपर, स्ट्रक्चर को लेकर, सिग्मा पाई बॉन्ड और पता नहीं क्या क्या सब, लेकिन आसान। ये देखो, ये साइनामाइड आयन है जो मैंने बनाया अभी, 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, कार्बन sp हाइब्रिड है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। और थोड़ी सी एडवांस चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग अचीवर बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो ये स्यूडो हैलाइड में काउंट होता है बेटा, ये स्यूडो हैलाइड आयन होता है। खास बात कि बाकी के स्यूडो हैलाइड्स यूनिवेलेंट होते हैं, लेकिन ये डाइवेलेंट स्यूडो हैलाइड है। स्यूडो हैलाइड मतलब हैलाइड जैसा पर जो हैलाइड नहीं है।
अब बेटा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, थोड़े से उससे ही हम शुरू करें। तो आप सोचो कि मैं कैल्शियम साइनामाइड के हाइड्रोलिसिस में पहले क्या सोचूं, क्या बनाऊं मैं। कैल्शियम साइनामाइड की रिएक्शन यदि हमने करवा दी वाटर के साथ, तो हम बनाएंगे सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, यहां H जोड़ लेना बेटा, यस है ना। हाँ तो ऐसा वाला प्रोडक्ट सोचना था हमें। लेकिन अब खास बात ये होती है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ये फर्दर वाटर से रिएक्ट कर लेता है, मतलब इसका भी हाइड्रोलिसिस होता है। तो अब इसके हाइड्रोलिसिस में मैं सीधे फाइनल प्रोडक्ट लिखता हूं, एक तो CO2 बन जाएगा और यहां NH2 2 मोल बनेगा अमोनिया के। आप समझे कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है? हाँ ये सर वाले बॉन्ड ब्रेक होके बना है प्रोडक्ट। तो कार्बन के साथ रह गया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ चले गए हाइड्रोजन। इस वे में प्रोडक्ट बना है बेटा। तो अभी प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। अब आप देखिए कि इसके बाद क्या हो रहा है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 है, दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। तो यदि मैं पूरी सीक्वेंस का फाइनली प्रोडक्ट लिख दूं कि क्या हुआ, तो ये रिएक्शन अपनी बन गई है कि इसके हाइड्रोलिसिस में फाइनली हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया। कई लोग NH4OH भी लिखते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अमोनिया प्लस वाटर इज NH4OH। और बेटा दिस इज एन इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर कंपाउंड। कैल्शियम साइनामाइड और कोक का जो मिक्सचर होता है वो नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस पे अमोनिया देता है। सर अपन ने नाइट्रोलियम किसको बोला? नाइट्रोलिम जो होता है वो तो कैल्शियम साइनामाइड और कोक का मिक्सचर होता है बेटा। ठीक है सर। आई एम राइटिंग दैट ऑल्सो। ये CaCN2 प्लस कार्बन। अब इस मिक्सचर को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रिपरेशन के दौरान दोनों साथ में बनते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पे नाइट्रोजन गैस पास करते हैं, हीटेड कैल्शियम कार्बाइड पे, और ये प्रोडक्ट मिल जाता है। On heating calcium carbide and passing nitrogen gas over it gives this product. सर वो स्यूडो हैलाइड कैसे बताया था? बेटा सूडो हैलाइड वैसे मैं P ब्लॉक में आपको बताऊंगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू देयर आर मेनी स्पीशीज जो सूडो हैलाइड्स के फॉर्म में नोन है, पर जिनमें कॉमन आपने सुने होंगे यदि तो साइनाइड होता है, साइनेट आयन होता है, अजाइड आयन होता है, थायोसाइनेट आयन होते हैं। ये सूडो हैलाइड्स कहलाते हैं। मतलब सिमिलर टू हैलाइड इन प्रॉपर्टीज। हैलाइड यानी X नेगेटिव। हैलाइड जैसा होता है कैरेक्टरिस्टिक में, पर वो हैलाइड नहीं है, इसलिए उसको सूडो हैलाइड बोलते हैं। मैं कॉमन यदि सूडो हैलाइड्स जैसा आप पूछ रहे हैं उस हिसाब से लिख दूं यहां पर, तो P ब्लॉक में तो खैर आप पढ़ेंगे ही ये सब। लेट मी क्लैरिफाई। साइनाइड, साइनेट, थायोसाइनेट, अजाइड और साइनामाइड, ये कॉमन है बेटा, है ना। इनके अलावा भी होते हैं, क्योंकि इसलिए मैं कॉमन सूडो हैलाइड्स यदि कहूं तो वो ये लिस्ट है।
कॉमन स्यूडो हैलाइड्स। तो खास बात ये थी कि इसमें साइनामाइड ही केवल जो होता है ये डाइवेलेंट है। क्या बेटा उस लिस्ट पर फिर चलें? ये नोट कर लिया है आपने? हाँ सर। तो अगला कंपाउंड था वहां पर बेरियम साइनाइड। अब साइनामाइड का प्रोडक्ट अलग था और ये अगला कंपाउंड आपका साइनाइड है, तो यहां आपका जनरल कॉन्सेप्ट लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। और मैं नहीं बताऊंगा मतलब आपको बताना है बेटा। 9th वाला बोलो जल्दी। HCN बन जाएगा। हाँ HCN बनेगा बेटा, है ना। अब बेटा इसके बाद जो लिस्ट दिख रही है ना आपको लगातार 5 कंपाउंड जो अपने सामने हैं, दे आर मेटल कार्बाइड्स। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और बस ये सोच लो कि यहां जितना कार्बन पे चार्ज है, यानी कार्बाइड में कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके हिसाब से आप हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट बनाएंगे। क्योंकि नेगेटिव कार्बन से H+ जुड़ेगा तो क्या बनेगा बेटा? कोई हाइड्रोकार्बन ही बनेंगे ना। तो आप तो बस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते जाओ और प्रोडक्ट सोचते जाओ। तो 10th वाले में क्या बनाओगे? मीथेन। मीथेन। और मेटल हाइड्रोक्साइड तो बनना ही है हर जगह, है ना। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन। अच्छा CaC2 में क्या बनाओगे बताओ? एसिटिलीन। एसिटिलीन यानी इथाइन, C2H2। डन, बात समझ में आई बेटा? यस सर। अच्छा Mg2C3 में क्या बनाओगे बेटा? सर प्रोपाइन। प्रोपाइन बनेगी, यस। Mg2C3 में प्रोपाइन बनेगी बेटा। क्या आप सभी एग्री हैं? क्योंकि C3 पर -4 चार्ज है, तो C3H4 बन जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट along with मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 13th वाले में भी प्रोपाइन बना ले क्या? नहीं, मीथेन। नहीं, मीथेन बनेगी, बिल्कुल सही है बेटा। आप सभी समझिए बेटा, सिर्फ 3 कार्बन नहीं देखना है, उनका चार्ज भी तो देखना है। यहां Al4C3, तो एल्यूमिनियम तो ट्राई पॉजिटिव होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो C3 पर चार्ज अपना -12 आ रहा है, मतलब एक कार्बन पे -4 चार्ज है, मतलब मीथेन बनेगा बेटा यहाँ पे। 13th वाले में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन। 14th वाले में एसिटिलीन। एसिटिलीन और बेरियम हाइड्रोक्साइड। 15th वाले में सर HCl और BOH ट्वाइस। BeOH ट्वाइस और HCl। 16th वाले में AlOH थ्राइस और HCl। बस ध्यान रखना 16th में रिएक्शन को रिवर्सिबल दिखा देना, समझ गए ना। तो वो जो रिएक्शन थी अपनी रिवर्सिबल AlCl3 के हाइड्रोलिसिस वाली, मुझे यदि हाइड्रोलिसिस की एक्सटेंट बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए? पानी ज्यादा डालेंगे और कोई और ऑप्शन हो HCl सकता खत्म है? करेंगे। तो कैसे हाँ, खत्म HCl कर खत्म सकते कर हैं? हाँ बिल्कुल सही है। बेस डाल के। सीधे गर्म करके भी HCl खत्म कर सकते हो और बेस डाल के भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है। तो AlCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए, फेवरेबल करवाने के लिए, ईज हाइड्रोलिसिस की बढ़ाने के लिए आप या तो पानी की मात्रा बढ़ाइए या टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या फिर आप कोई बेस ऐड कर दीजिए, NH4OH डाल दीजिए, NaOH डाल दीजिए। इनसे हाइड्रोलिसिस तेज हो जाएगा, सही है। अब बेटा यहां पर जो 17th ऑनवर्ड्स एग्जाम्पल हैं,
इसमें इन पार्शियल सारी बातें, हाँ हाँ HbF4 बन जाएगा। कुछ ले लेते हैं, चलो CCl4 तक का 22 तक के केस ले लेते हैं अभी, क्योंकि टाइम परमिट नहीं करेगा हमें बाकी सारे केस डिस्कस करना। तो ठीक है, BF3 का हाइड्रोलिसिस देगा बेटा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, मार्क करके रखना। पार्शियल यानी SiF4 जैसा समझाया ना मैंने, वैसा होगा इसका। यहां पार्शियल का मतलब वैसा वाला केस। तो क्या बनाओगे, पहले स्टेप में बना H3BO3 प्लस HF, लेकिन वो HF BF3 से फिर रिएक्ट करके बनाता है HbF4, यस है ना। तो इसके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट केयरफुली लिखिएगा। BF3 में आपको बनाना है H3BO3 और HbF4, और ये जो HbF4 है इसको फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं, H3BO3 को ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं। मैं धीरे धीरे आपको P ब्लॉक में जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर बीच में बताते रहूंगा नॉमेनक्लेचर एंड ऑल, ये कैसे किया जाता है। पर अब देखो बेटा, अगले वाले केस में क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो रहा है, तो यहां Yes. प्रोडक्ट हमें HCl बताना है, समझ गए। यस सर। हाँ, B2H6 बड़ा ही फेमस कंपाउंड डाइबोरेन, इसकी हाइड्रोलिसिस में क्या बनना चाहिए। सर ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़ के सर दोनों हाइड्रोजन करने। नहीं बेटा, सब हाइड्रोजन टूट जाते हैं, सब टूटते हैं इसमें। यस सर। वो जो आप सोच रहे हो ना ब्रिज बॉन्ड वाली पोजीशन, वो केवल हाइड्रोकार्बन्स यदि ग्रुप लगाने हो आपको, तो अल्काइलेशन रिएक्शन जितनी होती है उन पे अप्लाई होता है वो कॉन्सेप्ट आप जो सोच रहे हैं, अच्छा है ना। यहाँ पे पूरा टूट जाएगा मॉलिक्यूल। ये तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का केस है और बहुत आसानी से होता है ये हाइड्रोलिसिस। तो अपना जनरल कॉन्सेप्ट लगा के बताओ आंसर। H3BO3 और हाइड्रोजन। यस, वेरी नाइस, H3BO3 और हाइड्रोजन, क्योंकि B2H6 में बेटा हाइड्रोजन नेगेटिव स्टेट में है और बोरॉन ट्राई पॉजिटिव स्टेट में है, तो वही अपना BOH थ्राइस बोलो या H3BO3 बोलो। सर हाँ जी, सर इसमें मतलब डाइबोरिन के सारे हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है सर। इसका H नेगेटिव और उधर से H प्लस आएगा हमारे पास वाटर की तरफ से, ठीक है ना। हाँ, तो वंस अगेन ये जिन हाइड्राइड्स के हाइड्रोलिसिस हो रहे हैं और H2 निकल रही है, रेडॉक्स चेंजेस हैं। इससे पहले कोई रेडॉक्स नहीं हुई है अभी, केवल हाइड्राइड्स के केसेस में रेडॉक्स भी हो रही है, और आगे कुछ और केस आएंगे जहां पर रेडॉक्स मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा यहीं पे रोकते हैं। सिलिकॉन के हैलाइड्स में फिर कार्बन और ये सारे केसेस अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए उनसे सॉल्व तो हो जाएंगे, पर हम हर एक को प्रॉपरली डिस्कस करना चाहेंगे। और मैं आपको बताऊं कि हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो ये बचे हुए सारे केसेस भी हम डिस्कस करेंगे, और एक टॉपिक में सिलिकेट्स भी कवर अप करवाऊंगा बेटा बॉन्डिंग के साथ। ये भी P ब्लॉक का हालांकि टॉपिक भी होता है और इधर बॉन्डिंग में भी इंपॉर्टेंट है। एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज सिलिकेट्स। तो अगले लेक्चर में हम हाइड्रोलिसिस के बचे हुए केसेस पढ़ेंगे और सिलिकेट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी किसी को कुछ और डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क। सर। हाँ जी। सर जैसे हम PCl5 का हाइड्रोलिसिस लेते हैं तो सर यहाँ पे आपने दो अलग केसेस दे रखे हैं सर। PCl5 का हाइड्रोलिसिस में तो POCl3 बना, बिल्कुल, और POCl3 के POCl3 फर्दर। फर्दर हाइड्रोलाइज भी हाँ होता है। तो सर अगर अभी हम हाँ अगर बोलिए, हम आप केवल बोलिए। PCl5 का ही केस ले लें और उसमें लिख दें सर एक्सेस वाटर, तो सर हम हाँ सीधा H3BO3 तक ले बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, H3PO4 बनेगा उस केस में। हाँ H3PO4 यस सर। H3PO4 बनता है उस केस में, बिल्कुल सही है। ठीक है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वर्ड भी कोई यूज कर सकता है, एक्सेस वाटर भी कोई बोल सकता है वहां पर, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है।
ओके, तो बाकी चीजें फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बेटा।